बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं। पढ़ाई आपकी ऑन द रॉक्स चल रही होगी, बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए, आप सभी ने, मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि रिवीजन क्लास के लास्ट वाले 2-3 वीडियो आपने लगातार देखे हैं, क्योंकि आज का जो पर्टिकुलर वीडियो क्लास है बच्चों, वो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ में अपन डील करेंगे। बहुत सारे बच्चे शायद वीडियो नहीं देख रहे हैं, इसलिए बोल देते हैं क्लास में कि सर पिछले 10 सालों का डाल दीजिए। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, पिछले 10 सालों के पेपर तो बोर्ड की वेबसाइट पर भी अवेलेबल नहीं है। बोर्ड की वेबसाइट पर जितने पेपर अवेलेबल हैं उनका मैं आपको सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है। तो 2014 से वहाँ पे पेपर अवेलेबल हैं, वहाँ से ही मैं आपको सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए क्लास चालू करते हैं। मैं हूँ प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओके, काम करते हैं। देखिए 2014 का पेपर है, इसके अंदर 3 सवाल पूछे गए हैं बच्चों, और यही पैटर्न इस बार का भी रहेगा। इस बार भी 3 सवाल ही आएंगे। 7 नंबर की ये यूनिट है ना, जो प्रत्यावर्ती धारा से रिलेटेड यूनिट है वो 7 नंबर की यूनिट है। और 7 कैसे हैं? 1+2+4 का कॉम्बिनेशन है। 1 नंबर का एबेसिडे वाला सवाल मॉडल टेस्ट पेपर के हिसाब से, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, और फिर एक 4 नंबर का सवाल आएगा जिसमें आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। चलिए काम करना चालू करते हैं। पहला सवाल देखिए, 4th नंबर का क्वेश्चन जो आपको दिखाई भी दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है बच्चों? अब ये सवाल बहुत बढ़िया है। इस तरीके का सवाल मैंने रिवीजन क्लास में करवाया है। 9th चैप्टर अगर आपने पढ़ रखा है बच्चों, तो 9th चैप्टर का जो रिवीजन क्लास बनाया था ना, 1 शॉट वीडियो बनाया था, उसमें मैंने इस तरीके का सवाल करवाया है। क्या बोल रहा है वो देखिए। निम्न चित्र में 2 कुंडली AB व CD के बीच एक छड़ चुंबक NS को तीर की दिशा में चलाने पर किस कुंडली में प्रेरित धारा बाईं ओर से देखने पर वामावर्त होगी? ठीक है, आपको ये बताना है कि कौन सी कुंडली में वामावर्त धारा बह रही है। देखिए, और कहाँ से देखना है उसके लिए नेत्र का निशान भी बना रखा है। वैसे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, और मैं यहाँ पर और ड्रॉ कर देता हूँ। ये कुछ ऐसा है, एक कुंडली ये है, यहाँ पर चुंबक है, ये चुंबक का N है, ये चुंबक का S है, और इस चुंबक को ऐसा लेकर के जा रहे हैं। एक और कुंडली यहाँ पर ऐसी है, ठीक बात। चलिए, ये A, ये B, ये C और ये वाला पॉइंट D। देखना कहाँ से है? यहाँ से आपको देखना है, ठीक। अब सिंपल सा तरीका जो मैंने आपको बता रखा है बच्चों, अगर देखो यहाँ से देखोगे तो इनके पहले वाले पॉइंट को ही आपको गौर करना है कि यहाँ पर आपको कौन सा ध्रुव प्रेरित होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है ना। और अगर इधर से देखते तो ये वाले पॉइंट देखते, ठीक है, ये वाले पॉइंट देखते। लेकिन जहां से वो बोल रहा है वो यहाँ से बोल रहा है, तो आपको ये और यहाँ पर देखना है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, N ध्रुव दिखाई दे रहा है या S ध्रुव दिखाई दे रहा है। समझो भाई, प्रेरित धारा की दिशा दोनों कुंडलियों में देखनी है और वामावर्त किस में है वो बतानी है। तो जब मैं इसको दूर लेकर के जा रहा हूँ, छड़ चुंबक N को दूर लेकर के जा रहा हूँ, तो इसका N सिरा दूर जा रहा है। इसका N सिरा अगर B से दूर जा रहा है तो इसका मतलब क्या है बच्चों? ये दूर जाने का विरोध करना चाहिए। दूर जाने का विरोध करना चाहिए तो क्या होगा बच्चों? आकर्षित करे, पास में लेकर के आए। पास में लेकर के आने के लिए यहाँ पर कौन सा ध्रुव प्रेरित होना चाहिए? S। N और S के बीच में आकर्षण होगा, ठीक है। और अगर इधर S बना है तो फिर इधर क्या बनेगा? N बनेगा। क्लियर हो गया ये बात? तो डन हो गया इस वाले का। इधर देखो, इधर क्या हो रहा है। यहाँ पर बच्चों कुछ ऐसा हो रहा है कि आप इस S को पास में लेकर के जा रहे हो, उसके पास में लेकर के जा रहे हो, ठीक है। S को पास में लेकर के जा रहे हो तो ये पास आने का विरोध करेगा। पास आने का विरोध करेगा तो क्या होना चाहिए बच्चों? प्रतिकर्षण होना चाहिए। प्रतिकर्षण होने के लिए एक S ध्रुव को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो इधर S बनेगा, इधर N बनेगा, ठीक है। बात समझ में आई क्या? इसको N को दूर लेकर के जा रहे थे इसलिए इधर S बना, और इधर S को पास में लेकर के आ रहे थे इसलिए यहाँ S बन गया, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब पास में लेकर के आ रहे हैं तो प्रतिकर्षण होना चाहिए, और 2 समान ध्रुवों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखो। चलिए, N है तो ये क्या होता है? N का मतलब होता है वामावर्त। क्या होता है? वामावर्त। और S का मतलब होता है बच्चों दक्षिणावर्त,
तो जब हम इधर से देखेंगे तो इधर का पहला भाग क्या है, वामावर्त, और इसका पहला भाग क्या है, दक्षिणावर्त का है। तो हमें कौन सी कुंडली दिखाई दी, ए बी। ए बी कुंडली में क्या होगी, धारा की दिशा कैसी देखी जाएगी, वामावर्त, जबकि इसमें कैसी देखी जाएगी, दक्षिणावर्त देखी जाएगी। सिंपल सा तरीका, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। वामावर्त का मतलब क्या होता है बच्चों, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलिए, हो गया, ये पता चला। तो कौन सी है, हमें दिखना है ए बी वाला, ठीक है। फिर इसके बाद में जो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है वो 17वें नंबर पे है। पता चला ना, ये सवाल अच्छा था। 17 देखिए, हाँ, खतरनाक सवाल। इस तरीके का सवाल आपकी बुक में नहीं है, लेकिन तो भी मैं करवाता हूँ। देखिए, क्योंकि अन्योन्य प्रेरकत्व हमारे कोर्स का भाग है, इसलिए करवा रहा हूँ। वैसे इस सवाल के आने के चांसेस नगण्य हैं। लास्ट टाइम भी नगण्य ही थे, एनसीईआरटी के सिलेबस का पेपर है ये। लास्ट टाइम भी नगण्य थे, लेकिन पूछा गया है क्योंकि ये कभी बुक में था ही नहीं। देखिए क्या बोल रहा है, एक स्मॉल आर तथा कैपिटल आर त्रिज्याओं की 2 सकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडलियां समाक्ष रूप में स्थित हैं। यदि कैपिटल आर का मान बहुत ज्यादा हो स्मॉल आर से, तो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है, एक में धारा बहाव तो दूसरे में क्या होगी भैया, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। यही तो केस है। तो हमने क्या करना है, 2 समाक्षीय कुंडलियां हैं, तो ये समझिए। 17वें नंबर का सवाल है 2014 का। हम कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि एक कुंडली ये है, फेरों की संख्या एक ही मानोगे आप, और इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, जबकि एक कुंडली ये है, इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। ठीक, मान लेते हैं कैपिटल आर वाली के अंदर बहने वाली जो धारा है वो I1 है, ठीक है, और ऐसे धारा बह रही है, ठीक है। अब इसके धारा में परिवर्तन होने से इसमें क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, पहली इस वाली स्मॉल आर त्रिज्या वाली में, ठीक। इस वाली को मैं पहली बोल रहा हूं कुंडली, और इसको मैं दूसरी कुंडली बोल रहा हूं, ठीक। तो चुंबकीय क्षेत्र किसका, पहली का, गुजरेगा किससे, दूसरी से, दूसरी से गुजरेगा तो दूसरे में क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। सीधी सी बात है। चलिए, तो सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र आप किसका निकालोगे, पहली का निकालोगे। तो हमने बोला, माना, समझिएगा लिखने का तरीका, माना कैपिटल आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में I1 परिमाण की धारा प्रवाहित हो रही है, अतः इसके केंद्र पर क्या बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र, और वो चुंबकीय क्षेत्र होगा B1। B1 बराबर क्या, म्यू नॉट, देखो कुंडली के कारण क्या होता है, म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाई 2R, और n का मान तो 1 लिख रहा हूं, तो म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2, और इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R, ठीक है। धारा कितनी जा रही है, I1। डन, क्लियर। चलिए, ये पता चला ना, I1 परिमाण की धारा बह रही। अब ये चुंबकीय क्षेत्र इससे रिलेटेड है, तो फ्लक्स भी इसी का ही चेंज होता हुआ दिखाई देगा, ठीक। अतः स्मॉल आर त्रिज्या, देखो फेरों की संख्या एक एक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो हम फेरों की संख्या के लिए ज्यादा दिक्कत करेंगे ही नहीं, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा डेरिवेशन। अतः स्मॉल आर त्रिज्या की कुंडली से संबंधित फ्लक्स कितना होगा भाई, तो ये समझिएगा, स्मॉल आर त्रिज्या की कुंडली दूसरी थी, तो उससे संबंधित फ्लक्स φ2 होगा, और वो क्या होगा, पहली का चुंबकीय क्षेत्र और दूसरी का क्षेत्रफल। हमेशा म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन्य प्रेरण जो होता है वो दूसरी कुंडली के क्षेत्रफल से रिलेटेड होता है, ये बात ध्यान रखिए। ये क्षेत्रफल कौन सी का, दूसरी का, मतलब ये वाली का, दूसरी ये है, ठीक। B1 का मान भाई कितना, B1 का ये रहा, म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2R, गुणा होना चाहिए A2 देखो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, पाई स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा क्या,
चलिए अब आपको ये पता होना चाहिए अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा से। अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है, तो हम क्या लिखते हैं बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा, फाई इज इक्वल्स टू एम आई लिखते हैं, लेकिन ये होता है फाई 2 और ये होता है I1, सभी को पता है। दूसरी का फ्लक्स पहली की धारा के कारण देखा जाता है। तो यहाँ से अगर मैं m का फॉर्मूला देखूँ तो m इज इक्वल्स टू क्या होगा, फाई 2 डिवाइडेड बाय I1 होगा। क्लियर है ये बात। चलिए तो अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा से समझिएगा, अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा से क्या लिखेंगे, फाई 2 डिवाइडेड बाय I1। फाई 2 का मान कितना, म्यू नॉट I1 पाई स्मॉल r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r, और इसमें भाग लगेगा किसका, I1 का। I1 से I1 कैंसिल, कितना आया भाई, म्यू नॉट पाई स्मॉल r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। बच्चों ध्यान में रख लीजिएगा, आपको कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा ये, ठीक है। तो प्लीज़ इसे उतार लीजिएगा। अच्छा सवाल था ये, 17वां सवाल 2014 का है। फिर इसके बाद में जो सवाल आया है वो 25वें नंबर का है, और ये एक 3 नंबर का सवाल है, 1+2 का कॉम्बिनेशन इन्होंने दे रखा है बच्चों। क्या है वो सवाल देखिए, ये तो उतार लिया ना 17वें नंबर का सवाल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। मैं एक बार वीडियो चेक कर लूँ क्या, वीडियो चेक कर लेता हूँ। ओके ठीक ठाक ही दिखाई दे रहा है अभी, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत है नहीं, समझ में आ जाएगा आप सभी को। अक्षरों की भी साइज ठीक ही है। ओके देखिए, जो अगला सवाल आपको अब दिखाई देगा वो ये है कि LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति के साथ परिवर्तन दर्शाने वाला वक्र खींचिए। अरे वो अनुनाद वक्र पता है ना, पता है ना, वो वाला अनुनाद वक्र की बात कर रहा है ये देवताओं। ऐसे सीधा ऊपर जाता है फिर नीचे की ओर आता है। ठीक, तो वो खींचना है, तो 1 नंबर का तो ये। और बैंड चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो बैंड चौड़ाई का आपको उसी से ही डेरिवेशन भी कर देना था। और बैंड चौड़ाई के लिए हमें अर्धशक्ति बिंदुओं की आवश्यकता होती है। ठीक, तो मैं आपको सिर्फ ग्राफ बता रहा हूं कि ग्राफ कौन सा बनाना था आपको। ये IRMS लिख दो या I लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आवृत्ति F, और ये ग्राफ कैसे जाएगा, U, ठीक है। और ये प्रदर्शित करके आओगे, ये जरूर प्रदर्शित करना है कि ये जब अनुनादी आवृत्ति FR होती है ना, तब बहने वाली धारा क्या होती है, IRMS मैक्सिमम होती है। ठीक है, IRMS मैक्सिमम होती है। फिर सॉरी बच्चों, फिर अगर डेरिवेशन करना है तो यहाँ पे 2 पॉइंट ले लीजिएगा अर्धशक्ति बिंदु, एक के लिए आवृत्ति F1, दूसरे के लिए आवृत्ति F2। ये पॉइंट क्या होंगे, A और B होंगे या फिर P और Q होंगे, और इन पे धारा का मान क्या होगा, IRMS मैक्सिमम डिवाइडेड बाय √2 होगा। आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। और जब हम काम करना चालू करते तो फाइनली जो बैंड चौड़ाई है, या तो ω2 - ω1 निकाल के आओ, नहीं तो मैं बोलूँगा F2 - F1 निकाल के आओ। वो कितनी आती है, 1/2πr डिवाइडेड बाय L आती है। ठीक है, यही हमने डेरिवेशन किया था लास्ट वीडियो के अंदर, आपको पता भी होगा। मैंने बैंड चौड़ाई का पूरा डेरिवेशन वापस से करवा रखा है ना। नहीं तो फिर प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको दिखाई दे जाएगा। आई बटन देखते हो आप, वीडियो में हमेशा आई बटन होता है, वहाँ पे मैं प्लेलिस्ट को शेयर कर रहा हूँ, उस चैप्टर की प्लेलिस्ट को शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए तो पता चल गया। इस तरीके से 2014 का पेपर आया, और 2014 का पेपर वाकई में बहुत बढ़िया था। बैंड चौड़ाई एक अच्छा सवाल भी है A1, है ना, ये मैंने आपको बताया भी कि बैंड चौड़ाई बढ़िया सवाल। चलो इसको हटाएं अपन। अब 2015 पे चलते हैं कि 2015 में किस तरीके से पूछा गया है। 2015 देखिए बच्चों, 2015 में क्या है, इसमें भी 3 सवाल हैं, 4थे नंबर का, 17वें नंबर का और 25वें नंबर का, लास्ट ईयर की तरीके से ही। 4th नंबर का क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन कि प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान लिखिए। कितना होता है बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा का पूरे चक्र के लिए कितना होता है, 0 होता है। पूरे चक्र के लिए, आधे चक्र के लिए नहीं पूछ रहा वो, ठीक है, तो पूरे चक्र के लिए 0 होता है। 17वां क्वेश्चन देखें, देखिए 17वां क्वेश्चन, ये एक न्यूमेरिकल है
और क्या बोल रहा है, पहले तो सवाल देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लेंज नियम का कथन लिखिए, राइट द स्टेटमेंट ऑफ लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या था भाई लेंज लॉ में, हम क्या बोलते हैं, लेंज लॉ में हम इतना ही तो बोलते हैं ना कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करता है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखना। The induced EMF, the direction of induced EMF or induced current is always such that it try to oppose the reason due to which it get induced or it get produced। ठीक है, चलिए अगला देखिए सवाल क्या बोल रहा है। पूर्व से पश्चिम दिशा में स्थित कोई 2 मीटर सीधा क्षैतिज चालक तार 0.3 गुणा 10 की घात -4 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबवत 5 मीटर पर सेकंड की चाल से गिर रहा है। चालक तार के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल के तात्क्षणिक मान की गणना कीजिए। बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल है। देखो क्या बोल रहा है, पूर्व से पश्चिम में स्थित कोई चालक तार है। पूर्व पश्चिम ऐसा होता है ना, 17वें नंबर के सवाल की बात कर रहा हूं। तो ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है, तो चालक तार ऐसा स्थित है, ये चालक तार। और कैसा जा रहा है, तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र आप सभी को पता है दक्षिण से उत्तर की ओर होता है, ऐसा ऊपर की ओर होता है। BH की बात कर रहे हैं हम, ठीक। और नीचे की ओर गिर रहा है तो ऐसा नीचे की ओर गिर रहा है। तो वेग की दिशा अंदर की तरफ मानिए, BH ऊपर की ओर और L इस तरफ, तीनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। जब भी कोई चालक तार इस तरीके से जिसके तीनों घटक लंबवत होते हैं, BVL लंबवत होते हैं, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है बच्चों, BVL। और कौन से घटक के कारण, क्षैतिज घटक के कारण। B चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक बकायदा दिया हुआ है 0.3 गुणा 10 की घात -4 टेस्ला। ठीक है, फिर L चालक तार की लंबाई, L कितनी दे रखी है, 2, ये 2। और कितने वेग से गिर रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से। बताओ भाई होगा नहीं होगा, 5 दूनी 10, 10 को इससे गुणा करोगे तो 3 आएगा, क्या 3 गुणा 10 की घात -4 क्या वोल्ट। ठीक है, अच्छा सवाल लंबा दिखेगा लेकिन देखो सॉल्यूशन कितना छोटा सा है, बहुत छोटा सा है। आप क्या करें, साइड में लिख के आए BH बराबर ये, V बराबर ये, L बराबर ये। ठीक है, ये जरूर लिख के आइएगा। 25वां सवाल देखिए। हाँ भाई, 25वां सवाल जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके का सुमेलित करो जो है वो बहुत बार पूछा गया है। RBSC की ये खास बात है कि ये 2 साल में एक बार सुमेलित करो वाला सिस्टम लगाई देता है। या तो कई बार पूछ लेता है इस चैप्टर से, या पूछ लेता है किससे, आपके प्रकाश वाले चैप्टर से। कोई ना कोई एक चैप्टर ये चूज कर ही लेते हैं और उससे फिर सुमेलित करो वाला सवाल पूछते हैं। और ये एक अच्छी बात है, इससे नंबर भी जल्दी मिल जाता है। ठीक है, बहुत कम काम करना पड़ता है और 3 नंबर का सवाल सोचो भाई, हाथों हाथ नंबर मिल जाते हैं, आपको ज़्यादा काम कर ही नहीं पड़ा, 4 लाइन में आंसर खत्म। देखिए क्या है भाई, तो आपको सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखिए अनुनादी आवृत्ति। अनुनादी अपने दिमाग में रखो, अगर आपको फॉर्मूला पता है ना तो सारा काम अपने आप हो जाएगा। अनुनादी आवृत्ति FR होती है या फिर ओमेगा R होती है। FR लिखोगे तो 1/2π√LC और ओमेगा लिखोगे तो √LC। ये फॉर्मूला होना चाहिए, यही होता है। देखो भाई इनमें से कौन सा फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आपको C दिखाई देगा दूसरी तरफ, पहले के लिए C दिखाई देगा 1/√LC। तो आपको क्या करके आना है, एग्जाम में लिखने का तरीका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। आप क्या करेंगे, उस तरफ तो बना हुआ ही होगा ना, आप क्या करेंगे, ऐसे यूं लाइनें नहीं खींचनी, जैसे 5वीं 6वीं में नहीं करके थे, जैसे लाइनें खींच दी, ये ले खींच संभाल, नहीं भाई ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, ऐसा कॉलम बनाओ अच्छा खासा और उसका सॉल्यूशन सामने लिख करके आओ। इस तरफ पहला लिखो अनुनादी आवृत्ति, है ना, अनुनादी आवृत्ति लिख लीजिएगा। और फिर इसके सामने लिखो C इसका ऑप्शन है और C में फॉर्मूला लिख करके आए। ठीक है, इस तरीके से काम करके आए कि C में ये वाला लिखा हुआ था। ठीक है, तो अनुनादी आवृत्ति का पता चल गया आप सभी को। फिर दूसरा देखिए, आपको फॉर्मूले पता है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज आप फॉर्मूले देख करके भी पता लगा सकते हो कि भाई यही बैठ रहा है। गुणवत्ता गुणांक, बच्चों गुणवत्ता गुणांक क्या होता है, विशेषता गुणांक ही गुणवत्ता गुणांक कहलाता है।
है ना। तो इसका जो दूसरा है वो क्या था, गुणवत्ता गुणांक, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो फिर आप चूज करो इसमें से कि इसमें से कौन सा है। तो मैंने ऐसे देखना चालू किया, पहला भी नहीं दिखा, दूसरा भी नहीं दिखाई दे रहा, तीसरा तो हो ही गया, सी वाला तो हो ही गया, ये तो Z है, फिर ये वाला तो शायद L होगा, जैसे भी है ना अपन को पता चल जाएगा अभी। फिर लास्ट वाला देखो, ओमेगा L डिवाइडेड बाय R, ओमेगा C 1/ओमेगा C R, ये भी फॉर्मूले किसके हैं, अरे XL डिवाइडेड बाय R, XC डिवाइडेड बाय R किसके हैं, गुणवत्ता गुणांक विशेषता गुणांक की है। तो फिर आपको फॉर्मूला पता चल गया क्या भाई, ओमेगा नॉट L डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ पर आपने दूसरा लगाया और आपने लिखा क्वालिटी फैक्टर, गुणवत्ता गुणांक, और फिर कौन से नंबर का ऑप्शन, F, और F में क्या लिखा हुआ था, ओमेगा नॉट L डिवाइडेड बाय R। अच्छे से बना के आओ, ठीक है। शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक है ना, औसत शक्ति है, सॉरी, औसत शक्ति। औसत शक्ति क्या होती है, तो आप सभी को पता है, आप ये कुछ ऐसा लिखते हैं ना, 1/2 VM IM cos phi। तो इस तरीके का फॉर्मूला देखो कहाँ है, ठीक। आप पहला देखिए, VI cos phi लिखा हुआ है, VI कैपिटल में लिखा हुआ है, इसका मतलब वो RMS मान के लिए बात कर रहे हैं। तो अपन VRMS IRMS cos phi भी तो लिखते हैं ना, शक्ति गुणांक, लिखते हैं नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए तीसरा भी हमें पता चल गया, क्या भाई, शक्ति गुणा सॉरी औसत शक्ति, औसत शक्ति को P एवरेज लिख लीजिए, हिंदी में जैसा दिया हुआ है वैसे ही लिख करके आइएगा। और ये कौन से नंबर पे है, A नंबर पे ही आ रहा है, क्या, VI cos phi, ठीक है। हो गया, 3 हो गए, ये लो 6 ऑप्शन है, 1.5 नंबर तो सीधे सीधे अपने आ गए, 1.5 नंबर का काम कर दिया ना, 1.5 नंबर का और कर दिया। प्रतिबाधा, ये लो दिखाई दे रहा होगा प्रतिबाधा का, तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है ना। कौन सा लिखना है, D वाला लिख लीजिएगा। तो हमने लिखा प्रतिबाधा, चौथे पे क्या लिखा, प्रतिबाधा हिंदी में लिख के आइएगा, और फिर उसका जो फॉर्मूला उन्होंने दे रखा है ना वही लिखे। तो ये कितना था, R² प्लस XL माइनस XC लिखा है ना उन्होंने, XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R। अगर उन्होंने XC माइनस XL लिखा हुआ होता तो भी, मैंने डिवाइडेड बाय R बोला क्या, वो मत लिखिएगा। XL माइनस XC बोला होता तो ये करना है, XC माइनस XL होता तो फिर वही जो इसमें दिया हुआ है ना वही करके आना है, खुद की मन मर्जी से नहीं लिखना है फॉर्मूला। तो ये भी हो गया, 2 नंबर हो गए। चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, आप देखो ऊर्जा के लिए फॉर्मूला आपको सभी को पता है, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, किसी कुंडली में जो ऊर्जा संचित होती है वह चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा होती है। और कुंडली में संचित ऊर्जा कितनी होती है, 1/2 Li² होती है, नहीं होती है। तो फिर ऊर्जा U है ना, 5वें के लिए ऊर्जा U कितना, ½ Li²। हाँ भाई ऑप्शन जरूर लिखिएगा, ये तो D पर था और ये B पर था, तो एक ही बच गया क्या बच्चों, ये लो स्वप्रेरणा, स्वप्रेरकत्व कौन से पर है, देखो E वाला, माइनस का E डिवाइडेड बाय di/dt, ठीक है। पता चल गया, इस तरीके से काम करके आना है। तो ये था 2015। अच्छा सवाल है बच्चों, ऐसा आ गया तो ये बात मान के चलो 3 नंबर फोकट के मिल जाएंगे, है ना। अब तो 2 नंबर का ही सवाल आएगा अगर इस तरीके का आएगा तो, लेकिन आया तो फोकट के नंबर है अपने तो। हाँ 2016 में चलते हैं हम। हम 2016 में 5वां, 16वां और 15वां सवाल आया है। 5वां, 15वां और 16वां सवाल। देखिए 5वां सवाल क्या है। 5वां क्या बोल रहा है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए। देखो फैराडे के 2 नियम है, दोनों को एक साथ लिख दो या अलग अलग लिख दो। फैराडे के प्रथम नियम अनुसार जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो फिर क्या होता है, उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। पहला नियम यहीं कंप्लीट कर दो। दूसरा लिखो, किसी कुंडली में उत्पन्न या किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण उस कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के तुल्य होता है। और परिमाण लिख रहे हो ना तो ऐसा लिखोगे d∅/dt, और फिर नीचे लिख दीजिएगा लेंज के नियम से माइनस का d∅/dt। आप चाहें तो n से भी इसे गुणा कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा लिख करके आइएगा, पहला और दूसरा दोनों इंक्लूड करके आइएगा प्लीज, ठीक है। अब 15वां और 16वां सवाल देखिए। 15वां सवाल क्या बोल रहा है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अपने कोर्स का भाग नहीं है।
इसमें कुंडली के घूर्णन में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। चलिए, कुंडली का घूर्णन, आयताकार कुंडली का घूर्णन है ना हमारे पास में, है 9वां चैप्टर। उसके लिए विद्युत वाहक बल क्या होता है बच्चों, आप सभी को पता है। अरे अपन ने निकाला नहीं था क्या, E इज टू ई नॉट, क्या था, साइन ऑफ ओमेगा टी आया था, ऐसा ही था ना, E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और ये कितना होता था, BAN ओमेगा। अरे आया था, नहीं आया था देवताओं, भूल रहे हो क्या? आयताकार कुंडली अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करे तो ये आया था, नहीं आया था? तो इनडायरेक्टली सवाल आयताकार कुंडली का ही है, क्योंकि ये जो प्रत्यावर्ती मोटर और जनित्र होते हैं ना, उसमें आयताकार कुंडली घूमती है। ठीक है, चलिए, लेकिन सवाल प्रत्यावर्ती जनित्र का था, इसलिए अपने कोर्स का भाग नहीं रहा, छोड़ो इसे। जो 16वां सवाल है वो देखिए, ये एक न्यूमेरिकल है। क्या बोल रहा है, किसी परिपथ में 0.15 नहीं 0.15 आगे मात्रक नहीं है, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। करंट इन अ सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 इन 0.1 सेकेंड। अरे भाई, ये 0.15 नहीं है, 0.1 सेकेंड है, टाइम दिया हुआ है आपको। क्या बोल रहा है वो समझिए, किसी परिपथ में 0.1 सेकेंड में धारा 5 एम्पियर से 0 तक गिर जाती है। ये लो, समय अंतराल दिया हुआ है, कितना, dt इज इक्वल्स टू दे रखा है 0.1 सेकेंड। ठीक है, और 5 एम्पियर से 0 तक गिर जाती है। धारा में परिवर्तन I2 माइनस I1, I2 कितनी, 0 थी अंतिम धारा, किससे, 5 से, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 एम्पियर। धारा में परिवर्तन कितना है, माइनस का 5 एम्पियर है। औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 100 वोल्ट। स्वाप्रेरकत्व क्या होता है भाई, E इज इक्वल्स टू माइनस का L DI डिवाइडेड बाई dt। लिखते हैं, नहीं लिखते हैं? ठीक, आपको L निकालना है। E का मान कितना दे रखा है, 100, फिर माइनस L निकालना है। DI देखिए माइनस का 5 है, dt देखिए 0.1 है, यही तो है। चलिए काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, हो गया। इसका पॉइंट हटाऊं तो ऊपर क्या लगा दूं, 50, ऊपर 50 हो जाएगा। ठीक, चलो, L इंटू 50 बराबर 100, तो L का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या मात्रक, क्या, हेनरी। ठीक है, सिंपल सवाल, बहुत अच्छा सवाल है ना? तो इस तरीके से आप काम कर लीजिएगा। पता चल गया क्या देवताओं? ठीक, ओके, चलिए, तो ये था 2016। अब 2017 में चलते हैं। 2016 का कोई पेपर नहीं है और, हाँ 2017 में चलिए। 2017 का चौथे नंबर का, 17वें नंबर का और 25वें नंबर का सवाल आया है। हाँ भाई, देखते हैं, काम करता है। 4th, स्वप्रेरण को विद्युत का जड़त्व क्यों कहते हैं? आप सभी को पता चल गया होगा। क्यों भाई? देखो, जड़त्व क्या होता है, गतिकी का गुण है जिसमें कोई पिंड अपनी स्थिति में या फिर गति में परिवर्तन का विरोध करता है। उसी प्रकार विद्युत परिपथों में जड़त्व जो, हाँ, स्वप्रेरण जो है वह उनसे प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, ओके। एक 17वें नंबर का सवाल भी है। 17वें नंबर का सवाल देखो, L लंबाई की एक चालक छड़ समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में नियत रेखीय चाल V से गतिमान है। यह व्यवस्था परस्पर लंबवत है, सभी के बीच में कोण 90 डिग्री का है। गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक ज्ञात करो। L लंबाई की छड़ समरूप चुंबकीय क्षेत्र B और V वेग से गति कर रही है। प्रेरित विद्युत वाहक बल BVL होगा, नहीं होगा? होना ही चाहिए। ठीक है, तो 17 तो ये तो डेरिवेशन में करवा चुका हूँ, वीडियो प्लीज़ देखो। हाँ, वो लेक्चर देखिएगा जिसके अंदर मैंने आपको एक साथ करवा रखा है सारा काम, है ना? लिंक आपको मिल जाएगा। 25वां सवाल, ये बहुत बढ़िया सवाल है। ट्रांसफार्मर में होने वाली किन्हीं 2 मुख्य ऊर्जा हानियों का उल्लेख कीजिए। कौन कौन सी मुख्य ऊर्जा हानियां हैं? तो कोई भी 2 लिख लीजिए, सारी मुख्य ही हैं अपने लिए। एक ताम्र हानि हो जाएगी, शैथिल्य हानि हो जाएगी, चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण हो जाएगा, एक कौन सी भंवर धारा के कारण हानि हो जाएगी। इन्हें कैसे निवारण किया जा सकता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। आगे क्या बोल रहा है, लंबी दूरियों तक विद्युत शक्ति का संचरण उच्च वोल्टता पर क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है बच्चों? ताकि ऊर्जा ह्रास कम हो।
है ना। उच्च वोल्टता पर होने वाला ऊर्जा ह्रास क्या होता है बच्चों, बहुत कम होता है, इसलिए हम उच्च वोल्टता पे क्या करते हैं, संचरण करते हैं। ठीक है, ध्यान में रखें। चलिए आगे देखिए 2017, हाँ तो ये पूरक परीक्षा का है, हाँ सामने लिखा हुआ तो है। देखिए इसमें है 3 सवाल, तीसरा 18वां और 26वां। तीसरा सवाल देखिए, तीसरे नंबर का सवाल क्या बोल रहा है, एक पूर्ण चक्र में किसी प्रेरक को आपूर्त माध्य शक्ति का मान होता है 0। प्रेरक कुंडली और संधारित्र के लिए शक्ति कितनी होती है, 0 होती है, हालांकि ये आएगा नहीं। फिर इसके आगे बोल रहा है वो 17वें नंबर का सवाल है ना, नहीं 17वें का नहीं बोल रहा था, 18वें का बोल रहा था, 18वां ही है। भंवर धारा के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। भंवर धाराओं के अनुप्रयोग कौन से, अपन ने 4 किए ना। रुद्धदौल धारा मापी, वो आप समझा सकते हैं बच्चों। एक क्या, विद्युत ट्रेनों में ब्रेक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ऊष्मापार्य उपचार में इसका उपयोग किया जाता है, और भट्टी में, प्रेरक भट्टी के अंदर, प्रेरण भट्टी में भी इसी का ही उपयोग किया जाता है। तो इनमें से कोई भी 2 देख लीजिएगा, छोटी छोटी लास्ट वाली 2 देख लीजिएगा, उनको उतार दीजिएगा, काय को बड़ा करना है अपन को। फिर इसके बाद में देखिए आगे क्या बोल रहा है वो, क्वेश्चन मिस कर रहा हूं क्या मैं, 26वें नंबर का सवाल कहाँ गायब हो गया। ओके हाँ, ये सुमेलित करो वाला सवाल था, इसलिए गौर नहीं कर पाया। देखिए क्या बोल रहा है, सुमेलित कीजिए 26वें नंबर का सवाल। हाँ भाई देखो, गतिक विद्युत वाहक बल, अब मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट बताओ कौन सा आएगा। गतिक विद्युत वाहक बल, ऑप्शन देखिए, विद्युत वाहक बल का इनमें से कौन सा है, बताओ। मेरे को डी दिखाई दे रहा है, आपको भी डी दिखाई दे रहा है क्या, गतिक विद्युत वाहक बल BVL या BLV, यही है, डी लिख लीजिएगा, है ना, और फॉर्मूला लिख लीजिएगा। LCR परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर क्या होता है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उनमें से एक फॉर्मूला आपको सामने A नंबर पे दिखाई देगा, √Z² + XL - XC का होल स्क्वायर। कुंडली का स्वप्रेरकत्व, ये लो वापस से वही रामायण आ गई भाई, कुंडली का स्वप्रेरकत्व। लेकिन F वाला फॉर्मूला देखिए, दिख रहा है क्या, μ0 μr n² AL दिखाई दे रहा है, ये कुंडली का है, नहीं है वैसे कुंडली का नहीं होना चाहिए, ये कुंडली का नहीं है, किसका है बच्चों, किसका, अरे गौर करके बताओ किसका है, परिनालिका का। ये किसका है, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व है। थोड़ा सा सवाल में त्रुटि है देखा जाए तो। अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति क्या होती है, अरे ये तो वापस वैसा का वैसा रिपीट हो गया क्या, बस एक आधी चेंज किया है इन्होंने, है ना, पता चल गया होगा। बी ऑप्शन है अनुनादी आवृत्ति के लिए। गुणवत्ता गुणांक या विशेषता गुणांक, देखिए सी ऑप्शन ω/L/R। औसत शक्ति, वापस से वही आ गया, ये लो VI cos φ, वापस से वही रिपीट कर दिया, बस एक चीज थोड़ी सी चेंज करती है, और पूरा का पूरा सवाल रिपीट कर दिया है। 2017 18वां देखिए, 2018 में 5वां 20वां और 29वां सवाल आया है। 5वां सवाल देखते हैं सबसे पहले। 5वें सवाल में क्या लिख रखा है इन्होंने, हाँ क्या बोल रहा है वो देखो, प्रत्यावर्ती धारा को शिखरमान से 0 तक पहुंचने में, ओके, शिखरमान से 0 तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। अच्छा सवाल है, देखिए क्या बोल रहा है वो, प्रत्यावर्ती धारा को शिखर से 0 तक पहुंचने में, अभी प्रत्यावर्ती धारा ऐसे यूं चलती, ये इसका शिखरमान, और शिखर से 0 में पहुंचने में, ये यहाँ पर वो 0 पे पहुंचे। शिखरमान कब, T/4 पर, 0 कब, T/2 पर, ऐसा ही है क्या। तो कितना समय लगा उसे वास्तविकता में, T/2 - T/4 बराबर कितना हुआ बच्चों, T/4 ही हुआ क्या, इतना समय लगा उसे, T/4 समय। अब आपको क्या पता होना चाहिए, T पता होना चाहिए। चलो T निकाला जा सकता है, आवृत्ति से रिलेटेड है, 1/f होता है, तो 1/f इसकी जगह लिखा और 4 यहाँ पर था ही, तो क्या हो गया 1/4f। चलो काम करो, 1/4, 4 तो ऐसा का ऐसा, f का मान कितना 50 दे रखा है, तो 1/200 सेकेंड। अब किसी को आगे सॉल्व करना है कर सकते हो, मैं तो इतना छोड़ रहा हूँ भाई, ठीक है। तो 5वां सवाल हो गया। 5वें के बाद में 20वां और 29वां। 20वां देखिए क्या बोल रहा है वो,
हाँ भी देखता हूँ, देखो 20वां सवाल। अरे एक वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हो तुम? हाँ वीडियो को लाइक कर दिया करो ना, वीडियो को लाइक करते हुए चलो आप सभी, वीडियो को लाइक जरूर करें। हाँ वर्गाकार लूप की भुजा की लंबाई, वर्गाकार लूप की भुजा की लंबाई 4 मीटर है, न्यूमेरिकल है ओके, तथा 2.5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। लूप के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 है। बहुत बढ़िया भाई। यदि लूप 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता हुआ क्षेत्र से बाहर आ रहा है तो 1 सेकंड पश्चात लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करो। वाह वाह बहुत बढ़िया, 2 बार पढ़ना पड़ेगा इस सवाल को, अच्छे से पढ़ो। चुंबकीय क्षेत्र लंबवत वर्गाकार लूप। ओके तो मैं डायग्राम बनाता हूं एक बार के लिए। ठीक है, अब वर्गाकार लूप ऐसा मानो, ये वर्गाकार लूप है, डन। ठीक, फिर ये इस समय इसकी भुजा कितनी है? तो आंसर है ये 4 मीटर की है और ये भी 4 मीटर की है ना। और चुंबकीय क्षेत्र कितना है? 2.5 टेस्ला का है, 2.5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर मैं बी लिखूं तो वास्तविकता में वो 2.5 टेस्ला है। ठीक है, रखा जाता है। लूप के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का यहां पर 0 है, यहां पर बी जो है ये B1 का मान मान लीजिए, तो B2 का मान कितना है? 0 है। यदि लूप 2 मीटर पर सेकंड के वेग से, कितने वेग से चल रहा है? 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, ठीक बात है, वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता हुआ बाहर आ जाता है तो 1 सेकंड पश्चात, 1 सेकंड टाइम, 1 सेकंड पश्चात लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, हालांकि 2 तरीके हो सकते हैं, मैं बेसिक टर्मिनोलॉजी से चलता हूं, मतलब जो सामान्य तरीका होना चाहिए। तो हम बोल रहे हैं कि प्रारंभ में तो इससे बहुत सारा फ्लक्स निकल रहा है। कितना फ्लक्स निकल रहा है? तो मैं बोल रहा हूँ 5-1 लिख दो, 5-1 इज इक्वल टू क्या होता है? आंसर है बी है, ऐसा ही होगा। चलो बी कितना है? आंसर है 2.5। चलो बी तो बाद में लिख देंगे, पहले फॉर्मूला समझिए। ए क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई भी 4 है, ये भी 4 है, तो चलो मान ही रख देता हूं मैं। तो बी का मान है 2.5 और ए हो गया 4 गुणा 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 25 चौके 100, 10 आ गया, 10 को इससे गुणा करोगे 40 वेबर है। प्रारंभिक फ्लक्स 5-1 का मान कितना है? 40 वेबर। अब ये क्या हुई? 1 सेकंड चली, कितने वेग से? 2 मीटर पर सेकंड के वेग से। तो 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चली तो क्या होगा बच्चों? गौर करो, आपको पता चलेगा कि ये 1 सेकंड में 2 मीटर आगे खिसक जाएगी। अगर 2 मीटर आगे खिसक गई तो क्या हुआ? 2 मीटर वाला भाग तो शून्य चुंबकीय क्षेत्र में और इसका 2 मीटर वाला भाग इतने चुंबकीय क्षेत्र में। ऐसा ही रहा क्या? क्लियर है ये बात? तो अब हमें क्या पता चलना चाहिए वो समझिए। अब मैं 1 सेकंड पश्चात की बात कर रहा हूं बच्चों, 1 सेकंड के बाद में क्या रामायण बैठ रही है यहाँ पर, है ना। ये समझने के लिए डायग्राम बनाया है भाई। तो 1 सेकंड बाद में कुछ ऐसा हो रहा है कि उस लूप का आधा भाग, समझना, उस लूप का आधा भाग तो चुंबकीय क्षेत्र 0 में है और आधा भाग 2.5 टेस्ला के अंदर है ना। तो कितना भाग? इतना ही तो है, ये 2 मीटर ही तो रहा, 4 मीटर तो लंबाई रही इसकी। इस तरफ तो 0 चुंबकीय क्षेत्र है ना, 2 मीटर 0 चुंबकीय क्षेत्र में और 2 मीटर इतने चुंबकीय क्षेत्र में। तो अब इस वाले पूरे क्षेत्रफल से संबंधित फ्लक्स कितना होगा? तो हम बोलेंगे इस तरफ तो कोई चुंबकीय क्षेत्र है ही नहीं, तो इसका तो हटाओ, सिर्फ यही तो भाग चुंबकीय क्षेत्र में रहा, तो फ्लक्स कितना देखा जाएगा? तो हम बोलेंगे इस क्षेत्रफल का ही देखो, इसी क्षेत्रफल का आपको चुंबकीय फ्लक्स देखना है। तो हमने बोला φ2 कितना होगा? तो φ2 समझा हमने, φ2 बराबर वापस से b इंटू ए करेंगे, लेकिन इसे a1 लिख दीजिएगा और इसे a2 लिख दीजिएगा। b का मान मैं 2.5 लिख करके चल रहा हूं और a का मान क्या? लंबाई तो ये, और जो चुंबकीय क्षेत्र में भाग है वो कितना है? 2 मीटर है। तो हमने लिखा 4 गुणा 2, समझ रहे हो। फिर ये तो 10 हो जाएगा, 10 को 2 से गुणा करोगे कितना? 20 वेबर। पता चल गया देवताओं। चलिए φ1 का मान इतना, φ2 का मान इतना। प्रेरित विद्युत वाहक बल हमेशा से सिंपल ही रहा है।
क्या भाई, माइनस का डेल फाई डिवाइडेड बाय डेल टी, या डी फाई डिवाइडेड बाय डी टी, है ना। चलिए डेल फाई होता है फाई टू माइनस फाई वन, अरे यही तो लिखते हो, डिवाइडेड बाय क्या, डेल टी। चलो मान रखो फाई टू का मान है 20 वेबर, 20, और फाई वन का मान है कितना, 40, डिवाइडेड बाय डेल टी कितना है, समय तो 1 सेकंड ही था। 20 में से 40 को घटाओगे आएगा 20, माइनस का 20, माइनस के 20 को माइनस से गुणा करोगे तो कितना आएगा, प्लस का 20 वेबर, ओ सॉरी वेबर का है को प्रेरित विद्युत वाहक बल वोल्ट। बात समझ में आई? हो गया काम, डन। चलो तो इस तरीके से काम करेंगे, है ना। चलिए एक अच्छा सवाल था, और न्यूमेरिकल इस तरीके का वाकई में घुमा के रखने वाला सवाल है। आरबीएससी के पर्पज से तो बहुत लेवल का सवाल आया है। हाँ भाई, अगला सवाल देखिए क्या, 29वां सवाल बोल रहा है ना वो। हाँ भाई 29वां सवाल, दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा की एक विशेषता एवं एक दोष लिखिए। ये मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों, बताया नहीं बताया बोलो, है ना। वो पूरा का पूरा वीडियो देखो देवताओं, ये जो वन शॉट वीडियो हर एक चैप्टर का बना रहा हूँ ना, पूरा रिवीजन ब्रीफ ऑफ चैप्टर, वो देखो देवताओं, तुम्हारे लिए ही बना रहा हूं, है ना। थोड़ी सी कृपा बरसाओ, तुम्हारा ही भला हो जाएगा। फिर अगला क्या बोल रहा है, शुद्ध प्रेरकत्व मतलब शुद्ध एल युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में निम्नलिखित व्यंजक को ज्ञात कीजिए। ये कर लोगे आप। धारा का तात्क्षणिक मान कितना होता है, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यही तो होता है ना। एल वाले परिपथ में पीछे चलती है धारा। फिर परिपथ का प्रतिघात x, है ना, एक्सएल बराबर क्या लिखते हो, ओमेगा एल या फिर 2 पाई एफ एल। धारा का शिखर मान आई एम ही होता है भाई, धारा का शिखर मान। हाँ आगे देखिए, शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ के लिए शक्ति आरेख बनाइए। v और i को गुणा कर दीजिएगा, जो आरेख बनेगा वही आएगा। लेकिन शक्ति आरेख इस बार आना नहीं चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, आप सभी को पता है, शक्ति तो वैसे ही हटा दिया है, तो शक्ति आरेख आने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाएंगे। अगला देखिए, अर्ध शक्ति बिंदु आवृत्तियाँ क्या है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, है ना। जहाँ पर शक्ति जो है वो अधिकतम शक्ति की क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, या अनुनाद पर शक्ति का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। एक एलसीआर परिपथ के लिए बैंड चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रत्यावर्ती धारा व आवृत्ति के मध्य वक्र में अर्धशक्ति बिंदुओं को दर्शाइए। ये अपन कर चुके हैं, किया है ये सवाल। तो ये सवाल अर्धशक्ति बिंदु वाला रिपीट हुआ है, इसका मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट है बैंड चौड़ाई, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो 2018 में है तो इस बार आने के चांसेस बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 2018 का सप्लीमेंट्री पेपर देखिए। इस सप्लीमेंट्री पेपर में क्या पूछा गया है, 5वां 20वां और 29वां सेम कॉन्सेप्ट। 5वें नंबर का सवाल देखिए, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र लिखिए। फाई बटा आई से निकाल लोगे, निकाल ही लोगे, है ना, ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कितना होता है, m1L2T-2A-2 कुछ इस तरीके का देख लेना। मैं एक्यूरेट नहीं हूँ, एक्यूरेसी शायद नहीं हो इसके अंदर, निकाल लीजिएगा, लेकिन निकाला जा सकता है। या निकाल करके बताऊँ, तुम बोलोगे सर तो नहीं बता रहे हैं। m इज टू क्या, फाई 2 डिवाइडेड बाय I1, यही करते हो देवताओं फाई के लिए। अब रफ काम करना है, एग्जाम के अंदर ये नहीं लिख के आना, आपको विमाई लिखनी है। तो रफ काम देखो क्या हो रहा है, हम फाई को बोलते हैं क्या बच्चों, BA डिवाइडेड बाय क्या, I1 कर रहा है ना वो, B का फॉर्मूला क्या, यहाँ से निकालूंगा, F इज इक्वल्स टू क्या, QVB से। तो B का लिखेंगे F डिवाइडेड बाय QV, है ना। A ऐसा का ऐसा और I ऐसा का ऐसा। अब यहाँ से विमा निकाल दो। F की विमा कितनी, m1L1T-2, A की कितनी, L2, आवेश की कितनी, A1T1। अरे कई बच्चों को तो अभी तक आवेश की विमा ही ना पता चल रही। V की कितनी, L1T-1, धारा की कितनी, A1। यही तो है जो कट रहा है, काट पीटो, ये खत्म। चलिए m1L2T-2 सही बोला था, क्या बात है, m1L2T-2A-2, ठीक है, ये विमा है, ये लिख दीजिएगा भाई। फिर 20वां देखिए, इसका 20वां सवाल क्या है, ये क्या हुआ, 2 पेपर चल रहे थे। 20वें सवाल में, हाँ ये बढ़िया सवाल है,
V बराबर आपको दे रखा है 210 साइन 200t, पाई नहीं लगा रखा, और I बराबर आपको दे रखा है 7 साइन 200t माइनस पाई/3, मतलब RL परिपथ है, आपको पता चल गया होगा, ये पाई/2 नहीं है और माइनस में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, धारा पीछे की ओर चल रही है तो L तो आएगा ही आएगा, और पाई/2 नहीं है तो RL हो गया ये। हाँ, अब देखो प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। प्रतिबाधा होती है Z इज इक्वल टू आप लिखोगे VM डिवाइडेड बाई IM, सिंपल केस, या VRMS डिवाइडेड बाई RMS, लेकिन VM और IM डायरेक्ट है। 210 डिवाइडेड बाय 7 कितना आएगा, 30 ओम, ये तो होता है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, धारा की या वोल्टा की आवृत्ति तो वही है, 200t है ना, तो ओमेगा का मान कितना है 200, तो ये कितना होगा 2 पाई f बराबर कितना 200, तो f बराबर कितना 200 बटा 2 पाई बच्चों, तो ये हो जाएगा 100 बटा पाई, पाई का मतलब 3.14 मात्रक हर्ट्ज। सॉल्व कर लीजिएगा, अच्छा सवाल है। इस तरीके के सवाल ध्यान में रख लीजिएगा, ये ऐसे सवाल है ना, इन सवालों को जितना हो सके उतना सॉल्व कर लीजिएगा, जिसके अंदर शक्ति खैर शक्ति तो अब खैर आने वाला ही नहीं है। तो ये जो ये प्रतिबाधा हो गई, आवृत्ति हो गई, वर्ग माध्यम मूल मान हो गया, शिखर मान हो गया, है ना। हाँ, अगर पूछे कि वोल्टा का औसत मान ज्ञात करो, V बराबर ऐसा दिया हुआ है, बोल रहा है वोल्टा का औसत मान, या धारा का ऐसा मान दिया हुआ है, बोल रहा है कि धारा का औसत मान पूरे चक्र के लिए, पूरे चक्र के लिए बोल रहा हूँ, तो पूरे चक्र के लिए इक्वेशन चाहे कुछ भी हो, औसत मान 0 ही होगा, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूं, लेकिन तुम लोग मानो तो ना। 2019 में देखिए, हाँ भाई 2019 के अंदर आए हैं 4 सवाल। छोरो पढ़ना चालू कर दो रे देवताओं। वैसे इसमें एक सवाल छोड़ दिया क्या अपन ने, 2018 में एक सवाल, 29वां, सॉरी एक सवाल छोड़ दिया है ना, 29वां सवाल। क्या है 29वां सवाल, वो देखिए। 29वां सवाल बोल रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे का द्वितीय नियम, E इज इक्वल्स टू क्या, डी फाई डिवाइडेड बाय डी टी, या डेल फाई डिवाइडेड बाय डेल टी वाला। असमान चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार लूप की नियत वेग से गति करते हुए प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक। असमान चुंबकीय क्षेत्र, आयताकार लूप, B1 माइनस B2 ब्रैकेट के अंदर LV, है ना, और प्रेरित धारा के लिए व्यंजक R का भाग लगा दो, उसमें आवश्यक चित्र बनाइए, बनाना ही पड़ेगा, 1 नंबर उसका मिलेगा चित्र का, ठीक है। आगे देखो, शक्ति गुणांक की परिभाषा इस बार नहीं आएगा, औसत शक्ति का सूत्र स्थापित कीजिए, इस बार नहीं आएगा। एक शुद्ध धारितीय परिपथ में शक्ति वक्र को समझाइए, ये आने के चांसेस नेग्लिजिबल हो गए हैं, तो शक्ति वाला पार्ट तो छोड़ देना है, वैसे भी नहीं आने वाला, ठीक। लेकिन ऊपर वाला सवाल अच्छा था, अरे था नहीं था। 19वां सवाल देखो, ओ सॉरी 2019 देखो, 2019 के अंदर आपके पास में 4 सवाल हैं, एक नंबर के 2 सवाल हैं यहाँ पर, 5वां और 6वां। 5वां सवाल देखिए, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्यम मूलमान तथा शिखरमान में संबंध लिखिए। देवताओं, ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। वर्ग माध्यम मूलमान और शिखरमान धारा के लिए तो पूछ रहा है ना, यही लिखोगे। चलिए 6वां देखिए, किसी LCR परिपथ में 10 ओम XL बराबर 100 ओम और XC बराबर 100 ओम परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। अगर आप गौर करेंगे तो इसके अंदर XL बराबर XC है, मतलब अनुनाद की अवस्था है, और अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा क्या होती है बच्चों, प्रतिरोध के तुल्य होती है। डायरेक्ट आंसर प्रतिरोध का मान लिख दीजिएगा 10 ओम, डायरेक्ट लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे 5वां 6वां हो गया है, 17वां और 27वां सवाल। 17वां लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या है भाई, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति होती है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। समझाइए, वही वाली बात कि जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास में लेकर के आते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह चुंबक के पास आने का विरोध करती है। अगर n ध्रुव को पास लेकर के आते हैं तो कुंडली में भी n ध्रुव बनता है,
ठीक है। और जब तक हम चुंबक को गति करवाते रहते हैं तब तक उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। जैसे ही चुंबक को गतिमान करना शून्य कर देते हैं या चुंबक को स्थिर कर देते हैं, उसमें प्रेरित धारा का मान भी शून्य हो जाता है। अर्थात हमारे द्वारा किया गया यांत्रिक कार्य ही किस में कन्वर्ट होता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। इस तरीके से आप बता के आएंगे। चलिए फिर और क्या बोल रहा है वो, और कौन सा सवाल है, 27वें नंबर का सवाल देखिए। हाँ, एलसीआर परिपथ के लिए सदिश चित्र और फिर फेजर चित्र बनाते हुए परिपथ को प्रतिबाधा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखो सदिश चित्र और फेजर आरेख दो अलग अलग चीजें हैं देखा जाए तो, है ना। फेजर आरेख में हम एक्स और वाई बनाते हैं, लेकिन बनता किससे है, सदिश चित्र से ही बनता है, ठीक है। तो पहले सदिश चित्र बनाओ और फिर फेजर आरेख बनाओ, और फिर प्रतिबाधा का व्यंजक सभी को पता है, z इज क्या लिखोगे, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर करके आ जाएगा। जैसा आप सदिश चित्र बनाए ना, उसके अकॉर्डिंग ही z का फॉर्मूला निकाल के आइएगा। आगे क्या बोल रहा है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक उत्पन्न कीजिए, आवश्यक चित्र भी बनाइए। अगर कोई छड़ घूर्णन कर रही हो बच्चों, तो फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होता है, BAF। कितना होता है, BAF होता है। ध्यान रखिएगा, इसका डेरिवेशन में करवा चुका हूँ। चित्र अच्छे से बनाइएगा प्लीज़, चित्र अच्छे से बनाइएगा। तो ये इस तरीके से कंप्लीट हुआ, है ना। ये था 2019। अब चलते हैं 2020 में। 2020 में 5वां, 6वां, 21वां और 25वां। 5वां सवाल देखिए, 5th, चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। फाई इज इक्वल्स टू BA लिख करके ही आओगे, B सदिश डॉट A सदिश, ये लिख करके आना ही है ना। फिर क्या लिखोगे, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। मात्रक क्या, वेबर। हाँ भाई, छठा देखिए क्या बोल रहा है, अनुनादी अवस्था को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ। अनुनादी अवस्था क्या होती है, जहाँ एक्सएल बराबर एक्सी होता है, ठीक है। तो अगर आप इस ग्राफ को अच्छे से देख पा रहे हैं तो इसमें PQRS बिंदु है, लेकिन अगर आप R देखेंगे तो R पर एक्सी का ग्राफ और एक्सएल का ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहा है, मतलब उस पर्टिकुलर बिंदु पर एक्सी और एक्सएल बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि R वह बिंदु है जो कि किसको बताता है, अनुनाद की अवस्था को, रेजोनेंट सिचुएशन को बताता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, इक्कीसवां सवाल। ये एक न्यूमेरिकल है और इसके तो अथवा में भी न्यूमेरिकल ही दिखाई दे रहा है। अब बताए बच्चों, मेरे को बच्चों की खास बात क्या लगी, उन्होंने दिमाग लगाया कि कौन सा न्यूमेरिकल करना चाहिए। इसका ऊपर वाला न्यूमेरिकल तो पहले भी बोर्ड में आ चुका है, ये पुराने हमारे टाइम के जो बोर्ड पेपर थे ना, उनमें आ चुका है ऊपर वाला, और ये आपकी बुक का भी सवाल है, देखा जाए तो आपकी बुक में है ये सवाल। और ये जो दूसरा था सवाल, ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये बहुत सिंपल भी है। अगर आप देखोगे तो मैं इसका अथवा वाला क्वेश्चन पहले करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद में वो और कर लेंगे। अथवा देखिए बच्चों ने यही चूज किया था और मेरे को उनका डिसीजन बहुत अच्छा लगा। देखिए V इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 50 साइन 314t, और ये वोल्ट में है, और धारा का मान कितना दिया हुआ है, 10 साइन 314t प्लस π/4 एम्पियर। अब क्या बोल रहा है, वाटहीन धारा का मान और वर्ग माध्य मूल वोल्टता का मान। चलो वाटहीन धारा होती है Im साइन फाई या फिर IRMS साइन फाई, दोनों में से जो भी आप निकालना चाहें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये वाटहीन धारा का फॉर्मूला है। Im देखो ये रहा, साइन फाई एम्पियर 10 और साइन π/4 का मतलब होता है साइन 45। साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो 10/√2 एम्पियर करके आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर IRMS निकालो, IRMS निकालोगे तो Im/√2, ये Im और इसमें √2 का भाग और साइन π/4। हो गया सवाल खत्म। 1 नंबर तो यहीं पक गया, 2 नंबर का सवाल 1 नंबर तो सीधा सीधा हो गया, है ना। अब अगला वाटहीन धारा हो गया, वर्ग माध्य मूल वोल्टता, वर्ग माध्य मूल वोल्टता VRMS क्या होगा,
Vm डिवाइड बाई √2। Vm का मान कितना 50 में भाग लगाया किसका √2 का। बताओ भाई, यहीं पे कंप्लीट कर दो, वोल्ट लगा दो। आगे सॉल्व करना चाहते तो सॉल्व करो। 2 नंबर मात्र 3 लाइन में। बताओ इससे ज़्यादा सिंपल क्या करना चाहेगा आपके लिए? इससे ज़्यादा सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए, तो ये चूज किया, बहुत अच्छा डिसीजन। अगर इससे ऊपर वाला चूज करते तो न्यूमेरिकल है, होना तो वो भी है, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है और चांसेस थे कि बच्चे शायद गलत कर देते। शायद बोल रहा हूँ, वैसे तो प्रैक्टिस की होगी उन्होंने। देखो, एक कुंडली का 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर शक्ति गुणांक 0.707 है। अब कुंडली है और शक्ति गुणांक जो है वो शून्य नहीं है, इसका मतलब RL परिपथ है ये। और RL परिपथ में केस फर्स्ट समझिएगा, कोस फाई का मान दिया हुआ है 0.707। अच्छा सवाल है ये। अब क्या करें, इसका मतलब ये हुआ कि कोस फाई बराबर होता है ये, और ये होगा 1/√2 लिख दूं क्या? चलिए, यहां से क्या मिला हमें, वर्ग कीजिए, r² डिवाइडेड बाय r² प्लस XL का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2। क्लियर? चलो, तो मेरा एक फैक्टर ये बन रहा है। आगे देखिए, यदि आवृत्ति दुगनी कर दी जाए तो कुंडली का शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। ओके, केस 2 के अंदर हमें शक्ति गुणांक ज्ञात करना है। चलिए, आवृत्ति को दुगना करने पर क्या होगा वो समझिए। क्या आवृत्ति का प्रतिरोध से कोई लेना देना है? आंसर है नहीं, कोई लेना देना नहीं। लेकिन आवृत्ति का प्रतिघात से तो लेना देना है, और आवृत्ति बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, समानुपाती है। आवृत्ति को दुगना करोगे तो एक्सएल भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखो। तो नेक्स्ट केस में जो कोस फाई का फॉर्मूला है बच्चों, वो क्या होगा वो समझिएगा। वो हो जाएगा r डिवाइडेड बाय √r²। आवृत्ति को दुगना कर दिया ना, तो अब 2XL लिखोगे आप, 2XL का स्क्वायर। ये है, इसको सोल्व करो, जो आंसर आए वो उतार दो। पहले एक्सेल पता भी तो चले कि क्या है। चलिए, एक्सेल को सोल्व करते हैं। एक्सेल क्या आएगा, देखिए, तो इसको इससे गुणा किया तो ये हो गया 2r²। 2r² बराबर क्या, r² प्लस XL का स्क्वायर। r² को इधर लेकर के आओ, तो 2r² माइनस r² कितना हो जाएगा, r² ही हो जाएगा क्या? तो r² इज इक्वल्स टू XL का स्क्वायर। पता चल गया क्या, XL का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r² है। तो XL की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, R लिख सकता हूँ। चलो, अब इसको सॉल्व करो, तो ये आ जाएगा r डिवाइडेड बाय r² प्लस 2r²। 2r² मतलब 4r², 4r² और r², 5r²। ठीक है, देखो, सॉरी, r डिवाइडेड बाय √5 r आएगा क्या, r से r कैंसिल, 1/√5। बस यहीं कंप्लीट करता हूँ। कोस फाई का मान इस बार शक्ति गुणांक कितना आया, 1/√2। पहली बार सॉरी √5, पहली बार कितना था, 1/√2 था। इस तरीके से सवाल हो गई। अच्छा सवाल, वाकई में न्यूमेरिकल लेवल का था। हाँ, आगे देखिए, आगे एक और सवाल आना चाहिए। 21वें के बाद में 25वें नंबर का एक सवाल और है। 25वां सवाल देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली के घूर्णन के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E = E0 sin ωt वाला केस आ गया। ये लो, प्राप्त कीजिए। ये प्राप्त करना है, सॉल्व करना है। कहाँ से, तो फाई = क्या लिखोगे, BA cos of ωt। cos of ωt को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब उसका क्या करना पड़ेगा, आपको अवकलन करना पड़ेगा। आएगा ही आएगा। हाँ, और EOT के मध्य आरेख बनाइए, ये भी मैंने बताया था। कैसा, साइन वक्र बनाना है EOT के बीच में। साइन वक्र कैसा, ऐसा, अरे जैसा ज्यावक्री वक्र नहीं बनाते प्रत्यावर्ती धारा वाला, वही बनाना है और कुछ नहीं बनाना है। ठीक है, हो गया ये। चलो, तो ये था 2020 का पेपर। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए, ये देखा जाए तो लास्ट वीडियो है किसका, प्रत्यावर्ती धारा वाली यूनिट 5 यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। जो बच्चे देख रहे हैं उन सभी के लिए बोल रहा हूँ कि वीडियोस को लगातार देखिए, रिवीजन क्लास वाले वीडियोस को लगातार देखिए, ये बहुत मददगार होने वाली है। इससे आपको क्वेश्चन सेट का भी पता चलेगा कि किस तरीके से एग्जाम में पेपर आता है। चलिए, आज के लिए इतना ही बच्चों। हैव अ गुड डे, टेक केयर।